वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पुनः फिर से अपने नए कंटेंट के साथ फिर से एक साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। हम लोग टीचिंग मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें पिछले कंटेंट के रूप में हमने टीचिंग मॉडल और उसके क्वालिटीज़ और उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और हमने कहा था कि उसी एलिमेंट्स के आधार पर एक एक मॉडल को हम पढ़ेंगे। तो एक एक मॉडल में सबसे पहला हमारा जो मॉडल है वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जिसको बोलते हैं पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान और परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो मॉडल बनाए गए, ये मॉडल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मॉडल क्यों शिक्षक प्रयोग करता है। तो छात्रों को नए नए तरीके से पढ़ाने, उनको नए नए तरीके से अध्ययन कराने और उनके व्यवहार में नए नए रूपों में परिवर्तन करने के लिए करता है। तो जो सबसे पहला मॉडल दिया था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जिसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, यह जो प्रतिमान था इसको दिया था रिचर्ड सचमैन ने। हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। रिचर्ड सचमैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को लॉन्च किया था। कब किया था? 1966 में। जैसा नाम से ये पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि जो ये प्रतिमान है ये पूछताछ का मतलब कि इसमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रतिमान की, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी मॉडल बनाए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, उसका सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि छात्रों के व्यवहार में किसी भी तरीके से परिवर्तन करना। तो रिचर्ड सचमैन जी के दिमाग में ये आया कि बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए एक अगर क्वेश्चनायर फॉर्म या कह सकते हैं कि प्रश्नीकरण के रूप में बच्चों को तैयार किया जाए कि बच्चे प्रश्न पूछें और उनका उत्तर उनको मिलता रहे, तो ऐसे करने से बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो रिचर्ड सचमैन जी के द्वारा इस प्रतिमान को निर्मित किया गया। इस प्रतिमान की विशेषता क्या है? इस प्रतिमान की विशेषता यही है कि जब बालक प्रश्न पूछेगा तो उसकी तार्किक चिंतन का विकास होगा और सबसे पहले उसकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता का विकास होगा, क्योंकि हर बच्चे प्रश्न नहीं पूछते। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो कुछ तर्क के आधार पर होते हैं, कुछ कुतर्क पर आधारित होते हैं। कुछ स्टेज ऐसी होती है जब बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वो प्रश्न करते हुए ही उत्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो रिचर्ड सचमैन जी ने कहा कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास करने के लिए यह प्रतिमान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस प्रतिमान की विशेषता थी कि बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं का या उनकी मानसिक क्षमताओं को प्रमोट करना और या तो उसकी उन्नति करना। कैसे? प्रश्नों को पूछकर। दूसरा, इसकी विशेषता यह है इस प्रतिमान की कि यह बच्चों के अंदर वैज्ञानिक चिंतन की अभिवृद्धि उत्पन्न करता है या यह बच्चों को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करता है। वैज्ञानिक दिशा का मतलब क्या होता है? विज्ञान क्या है? जिसमें नए नए विचारों का प्रवाह होता है या विचारों का ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो यह प्रतिमान बच्चों को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करता है और छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बच्चा जितना पूछेगा, जितना बोलेगा, उसके अंदर नई नई समस्याएं आएंगी और जब नई नई समस्याएं आएंगी तो वो नई नई समस्याओं का कहीं ना कहीं अवलोकन करेगा, उसको दूर करने के लिए रास्ते निकालेगा। तो जब भी बालक को अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो स्वतंत्र छोड़ने के साथ साथ उसकी स्वतंत्रता को भंग न किया जाए, उसको बाध्य न किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसको स्वतंत्र करेंगे तभी वो अपने प्रश्नों को पूछेगा, अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा और एक नया प्रशिक्षण लेकर एक नए ज्ञान का परिमार्जन करेगा। तो इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि यह प्रतिमान वैज्ञानिक दिशा देता है और छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए अगले चलते हैं। अगली क्या इसकी क्वालिटीज है? तो अगली क्वालिटी है कि बालक की जिज्ञासु प्रवृत्ति। जैसे हमने कहा कि बालक के अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है, कुछ करने की, कुछ पूछने की, कुछ जानने की। तो यह प्रतिमान जो है वो बालक की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्नों का अनावरण करता है।
बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, और जितनी ज़्यादा जिज्ञासा आएगी उतना ज़्यादा उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन आएंगे, और तर्क करने के साथ साथ उसकी व्यक्तिक क्षमता और उसकी अभिरुचि, उनकी अभिवृत्ति का विकास होगा। कैसे होगा? प्रश्न कौशल के द्वारा। प्रश्न पूछता जाएगा, उसके अंदर नई, पुरानी, अच्छी, बुरी, कई तरीके की जो समस्याएं होंगी वो भी निकल कर आएंगी, और उन समस्याओं का निराकरण भी होगा। तो रिचर्ड सचमैन के द्वारा इस प्रतिमान की ये विशेषता थी। अब हमने आपको बताया था कि सारे जितने भी मॉडल हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट्स पर ही कार्यरत होते हैं। अब क्या है बेसिक एलिमेंट्स? हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। रिचर्ड सचमैन के द्वारा जो ये प्रतिमान निर्मित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी संरचना क्या थी, कैसे तैयार किया जाए कि बच्चों की मानसिक क्षमताओं का विकास हो, यह मॉडल कैसे बनाया जाए कि बालक की व्यक्तिक क्षमताओं का विकास हो, यह मॉडल कैसे निर्मित किया जाए कि छात्र स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सकें, या यह मॉडल कैसे निर्मित किया जाए कि बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। तो उसके लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स दिए गए थे। इस मॉडल का जो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्स है वो है उद्देश्य या लक्ष्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस। इस प्रतिमान का एक ही उद्देश्य था, बालक के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। इस प्रतिमान का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि बालक के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। कैसे करना? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करके। जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसके तार्किक चिंतन का विकास होगा और उसके अंदर नई नई रुचियां उत्पन्न होंगी। जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो वो बहुत ही जिज्ञासुशील होता है। वो अपने माता पिता, आस पड़ोस, घर परिवार, सब जगह क्या, क्यों, कैसे, हर तरीके के उटपटांग, अच्छे बुरे, हर तरीके के प्रश्न पूछता है। लेकिन यदि हम उनको डांट फटकार कर शांत करा दें तो बच्चे की जिज्ञासाएं वहीं पर दब जाती हैं और बालक अपनी स्वतंत्रता को असहज महसूस करने लगता है। लेकिन यदि हम बालक की जिज्ञासा को न दबाते हुए यदि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो ऐसे ही बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इस प्रतिमान का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए ये जरूरी है कि उनको प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। समझ में आ गया? अब दूसरा हम चलते हैं संरचना। संरचना क्या है? संरचना का मतलब कि इस मॉडल में क्या प्रक्रिया बनाई जाए कि बच्चे के व्यक्तिक भिन्नताओं का विकास हो सके, बालक की व्यक्तिक अभिवृत्तियों का पता लगाया जा सके। तो संरचना को 5 सोपानों में या 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। अब 5 स्टेप्स क्या हैं? आइए देखते हैं। 5 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर बालक किस तरीके के प्रश्न पूछे। कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा तैयार किया जाए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि समस्या का प्रस्तुतिकरण का मतलब कि पहले शिक्षक निर्दिष्ट करे, शिक्षक के निर्देशन में बालक अपनी समस्याओं का चुनाव करे। इससे क्या होगा? जब बालक अपनी समस्या का चुनाव कर लेता है तब उसी समस्या के आधार पर वो अपने प्रश्नों को पूछता है। समझ में आया? समस्या का प्रस्तुतिकरण का मतलब कि सर्वप्रथम समस्या का चुनाव किया जाए। कैसे किया जाए? शिक्षक के निर्देशन में। दूसरी चीज, समस्या संबंधी प्रयोग करना। समस्या संबंधी प्रयोग करना। अब प्रयोग कैसे करेगा? जैसे हमने किसी समस्या का चयन किया, एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि गरीबी सबसे ज्वलंत समस्या है हमारे देश में। हमारे देश में गरीबी सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। इस गरीबी समस्या को छात्रों ने चयनित किया शिक्षक के निर्देशन में। अब वो ज्वलंत समस्या है तो कैसे पता चलेगा? तो अब वो छात्र क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा, शिक्षक से ही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि शिक्षक ही उनको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वास्तव में गरीबी क्यों आई, क्यों पनपी, इसका क्या कारण था, गरीबी क्यों है इतनी ज़्यादा, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, कहाँ से उत्पन्न हुई, कब आई, क्या इसे खत्म किया जा सकता है कि नहीं, क्या इसे कम किया जा सकता है कि नहीं। तो वो शिक्षक से प्रश्न पूछता है। शिक्षक से वो प्रश्न तब तक पूछता है जब तक उसकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती। मैंने यहाँ पर इसको 3 तरीके से निर्मित किया है।
कि जो समस्या संबंधी प्रयोग है वो प्रश्न पूछ कर करता है। कैसे? शिक्षक के द्वारा, शिक्षक से वो प्रश्न पूछेगा। दूसरा, जो प्रश्न पूछेगा वो एक समय में कई तरीके से, एक समय में कई प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अगर बालक ने पूछा कि सर ये गरीबी हमारे देश में कब आई, इसके आने के क्या कारण थे, और हमारा देश अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक गरीब क्यों है। अब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि शिक्षक देता है तो छात्र के अंदर जो जिज्ञासाएं पनप रही हैं उस समस्या को जानने के लिए वो और उत्सुक होगा। लेकिन यदि अध्यापक तुरंत डांट फटकार उनको रोक देता है तो इससे क्या होगा? बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। यदि पूछेगा भी तो वो अपनी स्वतंत्रता को जो है प्रेषित नहीं कर पाएगा, प्रकट नहीं कर पाएगा। तो क्या है, एक समय में शिक्षक से बालक कई प्रश्नों को पूछ सकता है। तीसरी चीज, जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न जब पूछता है शिक्षक से तो शिक्षक अपने विचारों को बच्चों को देते हैं, अपने विचारों को बताते हैं कि गरीबी क्यों आई, इसके आने के क्या कारण हैं। तो टीचर और स्टूडेंट में विचार विमर्श होता है, जिसे हम बोलते हैं वार्तालाप, डिस्कशन। टीचर ने बताया कि गरीबी क्या है, टीचर ने बताया गरीबी कैसे आई, टीचर ने बताया गरीबी उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, टीचर ने बताया कि गरीबी को कम कैसे किया जा सकता है, शिक्षक ने बता दिया कि गरीबी रेखा के अंतर्गत हमारे देश के कौन से राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये कैसी प्रस्तुति हुई? विचार विमर्श के द्वारा, शिक्षक के रूप में, और एक साथ कई प्रश्नों को पूछकर वो समस्या संबंधित प्रयोग करता है। प्रयोग किस पर करता है? शिक्षक पर, क्योंकि जो भी प्रशिक्षण मॉडल है वो शिक्षक और छात्र पर बेस्ड है, तो एक आधार बनाया जाता है। ये क्लियर हुआ? इसी से शिक्षक छात्रों के समस्या समाधान के लिए प्रयास करता है। हमने जैसे कहा कि वो प्रश्न पूछता है और शिक्षक उनसे विचार विमर्श करता है, प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। तो क्या करते हैं शिक्षक? क्या करते हैं कि छात्रों की समस्या समाधान के लिए प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जब छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के पास प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। तो क्या करेगा? शिक्षक को भी बच्चों के प्रश्न के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्नों संबंधित जो भी समस्याओं का समाधान है उसको दूर करने के लिए उसको कुछ न कुछ खोज करना चाहिए। तो अन्वेषण पद्धति या किसी न किसी परीक्षण के द्वारा, किसी न किसी प्रयोग के द्वारा, जैसे क्या होता है कि बच्चों को एक इंटर्नशिप करा दिया जाए। गरीबी समस्या है, बच्चों को कह दिया गया कि आप एक एक गांव में जाइए और वहाँ की वास्तविक स्थिति देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार को देखिए, गरीब परिवार को देखिए, उच्च परिवार को देखिए। जब कुछ बच्चे ऐसे जगह जगह गाँव में जाते हैं तो एक बच्चों को दिशा और दशा पता चलती है कि वास्तव में गरीबी का स्तर है क्या, गरीबी होती कैसे है। क्या सिर्फ जिसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता वही गरीबी है? क्या जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है वही गरीबी है? या जिसके पास खाने के लिए थोड़ा बहुत है लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या इतनी है कि उसका पूरी तरीके से भरण पोषण नहीं हो पाता? तो कई तरीके की समस्याएं निकल कर आती हैं। तो शिक्षक क्या करता है? खोज करता है, बच्चों से खोज करने के लिए उनको प्रेरित करता है। कैसे? प्रयोग कराकर, प्रशिक्षण कराकर। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को मौखिकी बताने से अच्छा है कि प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा बताया जाए, इससे बच्चे समझ जाते हैं। अगली जो अगला संरचनात्मक हमने संरचना का जो चरण बताया वो है सूचनाओं का संगठन करना। जब बच्चे जगह जगह गाँव में जाते हैं, गरीबी के बारे में अलग अलग तरीके से खोजबीन करते हैं, तो वो सूचनाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकलकर सामने आती हैं। तो उन सूचनाओं का एकत्रीकरण शिक्षक के निर्देशन में छात्र करता है। क्यों करता है? अपने वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञान को एकत्रित करने के लिए सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है शिक्षक के निर्देशन में। इसके बाद पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना। जब संगठन हो गया तो क्या रिजल्ट निकल कर आया उसकी पूरी व्याख्या करिए और उसका जनरलाइजेशन करिए कि वास्तव में जो प्रशिक्षण या गांव में घूम घूम कर जो आपने गरीबी के बारे में जाना वास्तव में वो कितना सही है। यदि सही है तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए। कौन देगा? छात्र देगा। किसके निर्देशन में? शिक्षक के निर्देशन में। तो ये क्या है? 5 स्टेप हैं संरचना के अंतर्गत। इन्हीं को आधार बनाकर रिचर्ड सर्चमैन ने अपना मॉडल निर्मित किया था। इसके बाद बात आई, हमने हर जगह
जगह चर्चा की है कि छात्र इम्पॉर्टेंट है, लेकिन छात्र के इम्पोर्टेंस के साथ साथ शिक्षक का भी प्रभुत्व होता है, क्योंकि शिक्षक के निर्देशन में ही छात्र कार्य करता है। कि तभी तो पता चलेगा कि छात्र सही चीज़ों की ओर बढ़ रहा है या नहीं, वो सही चीज़ों को प्राप्त कर रहा है या नहीं। इसलिए सामाजिक प्रणाली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शिक्षक प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है, उनको जो है अधिकार देता है कि आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसलिए शिक्षक भी महत्वपूर्ण होता है और छात्र तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता ही है। शिक्षक के निर्देशन में छात्र को अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने प्रश्नों को बेहिचक स्वतंत्रतापूर्वक पूछ सकता है। इसलिए कक्षा का वातावरण शिक्षक और छात्र के अंतःक्रियात्मक पहलू पर निर्भर होता है। शिक्षक और छात्र दोनों की अपनी अपनी रूपरेखा होती है। अगला है मूल्यांकन प्रणाली। जो यह प्रतिमान रिचर्ड सचमैन जी ने निर्मित किया, उसकी मूल्यांकन प्रणाली क्या थी? हमने आपको बताया कि यदि टीचर कोई चीज़ मौखिकी बच्चों को बताता है तो वो चीज़ें थोड़ी समय के लिए याद रहती है, उसके बाद भूल जाती है। यदि कोई चीज़ बच्चों को करवा कर, अगर कोई चीज़ प्रयोग के माध्यम से कराई जाती है तो वो कभी नहीं भूलती। इसलिए इस इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का जो सपोर्टिंग सिस्टम है या इवेल्युएटिंग सिस्टम है, उसका सिर्फ एक ही सिस्टम है कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के व्यवहारों का परिमार्जन या छात्रों की सीमाओं का आकलन किया जाए कि छात्र ने जो किया उससे छात्र के व्यवहार में कहाँ, कितना और किस तरीके का व्यवहार में बदलाव परिवर्तन हुआ है या छात्र ने क्या सीखा है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल रिचर्ड सचमैन जी के द्वारा निर्मित। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1966 में इस मॉडल को इन्होंने निर्मित किया था। अब इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए सुझाव एक ही है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाए। कैसे विकसित किया जाएगा? उनको स्वतंत्रता दी जाए, किसी तरीके से बाध्यता न दी जाए, वातावरण बच्चों के अनुकूल निर्मित किया जाए, वो चाहे परिवार का वातावरण हो या विद्यालय का। इससे क्या होगा कि बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बातों को दूसरों के सामने सहज रूप से कह सकेगा। साथ ही साथ बच्चों को अपने कार्य के प्रति व्यवस्थाएं दी जाएं, उनकी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज न किया जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर जो कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा पनप रही है उसको और उस जिज्ञासा को और उस जिज्ञासा में और वृद्धि की जा सकती है और इससे उनके व्यवहार में सार्थक और सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और ये मॉडल अभी यहाँ खत्म। अब अगला वीडियो अगले मॉडल पर बनेगा। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से हमारे वीडियो को फिर से देखिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम फिर से नए वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए